हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द लिमिटेशन एक्ट 1963 की एक सिंप्लीफाइड सीरीज। इस सीरीज में हम लोग बात करेंगे लिमिटेशन एक्ट 1963 के सबसे शुरू वाले प्रोविजंस के बारे में, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में, और समझेंगे कि लिमिटेशन एक्ट बेसिकली क्या कहना चाहता है। तो अगर आपने अब तक लिमिटेशन एक्ट को नहीं पढ़ा है, अगर आपको इसका कोई बैकग्राउंड नहीं पता है, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक्ट को। सबसे पहले एक एग्जाम्पल यहां पे लेते हैं और इस एग्जाम्पल के थ्रू लिमिटेशन के पूरे प्रोविजन को समझते हैं। देखो, इस एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे कि मैं दो करेक्टर्स को यहां पे बताता हूं। एक करेक्टर है जिसका नाम है संयोग और दूसरा करेक्टर है यहां पे जिसका नाम है रईस। अब ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और एक फ्रेंड ने अपने दूसरे फ्रेंड को लोन दिया है। दूसरे फ्रेंड को पैसे की जरूरत थी, दूसरे फ्रेंड को लोन दे दिया है। अब अगर वो फ्रेंड लोन का रीपेमेंट ना करे तो पहले वाले फ्रेंड के पास में क्या ऑप्शन है। तो आपके दिमाग में पहला सवाल यही आएगा कि उसके पास में ऑप्शन क्या है सर। उसके पास ऑप्शन ये है कि वो कोर्ट में केस फाइल कर सकता है और कोर्ट में केस फाइल करके अपना पैसा रिकवर कर सकता है। बस उसके पास में क्या होने चाहिए, रेलेवेंट एविडेंस होने चाहिए। यही कहोगे आप मुझसे। लेकिन चलो अब उसी बात को हम इस चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। इस चार्ट में अगर आप देखोगे कि मान लो ये जो ट्रांजेक्शन हुआ था, ये ट्रांजेक्शन हुआ था 10 लाख रुपए का और ये ट्रांजेक्शन हुआ था इन द ईयर 2020। और इस एग्जाम्पल में, अब इस एग्जाम्पल के हिसाब से 2020 में ट्रांजेक्शन हो गया था और उसके बाद में जो डेटर था उसने रीपेमेंट करने से मना कर दिया। तो डेटर ने रीपेमेंट करने से मना कर दिया, उसने इंटरेस्ट की रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया इन द ईयर 2022। तो आप उसको बोलोगे कि आप उसको केस फाइल करना चाहिए, क्रेडिटर को केस फाइल करना चाहिए। लेकिन क्रेडिटर को कितने टाइम में केस फाइल करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है। क्योंकि लॉ यहां पे ये कहता है कि जो अपने राइट के ऊपर विजिलेंट नहीं है उसको कभी भी रेमेडी नहीं मिलती। सो एक टाइम फ्रेम जो है सूट फाइल करने का, वो किसमें गिवन है, वो टाइम फ्रेम गिवन है लिमिटेशन एक्ट 1963 में। तो हम इसके लिए देखते हैं इस एक्ट का फर्स्ट शेड्यूल। उस फर्स्ट शेड्यूल में देयर 137 आर्टिकल्स और उस आर्टिकल में वो जो 137 आर्टिकल्स है उनको डिवाइड कर रखा है तीन पार्ट्स में। तीन पार्ट्स जो बात करते हैं सूट्स के बारे में, अपील के बारे में एंड एप्लीकेशंस के बारे में। तो ये सूट लिमिटेशन एक्ट का जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग मुझे 3 साल में सूट फाइल करना है। अब जिस दिन से डिफॉल्ट हुआ उस दिन से कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। तो जैसे ही कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ अगले 3 सालों में मुझे सूट फाइल करना है। और अगर मैंने 3 साल में सूट फाइल नहीं किया तो बताइए जो अमाउंट मैंने अपने फ्रेंड को दिया था उसका रिजल्ट क्या होगा। तो रिजल्ट ये होगा कि 2025 के बाद में मैं वो पैसा अपने फ्रेंड से रिकवर नहीं कर सकता अगर मैंने सूट फाइल नहीं किया तो। इसलिए लिमिटेशन कहता है कि लिमिटेशन बार्स द रेमेडी बट नॉट द राइट। लिमिटेशन क्या करता है, रेमेडी को बार करता है लेकिन राइट को बार नहीं करता। हालांकि इस बात का भी एक एक्सेप्शन गिवन है जो लिमिटेशन में सेक्शन 25, सेक्शन 26 एंड लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 27 में हम उसके बारे में बात करते हैं जब एक एडवर्स पोजीशन का टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। और जब हम ईजमेंट के बारे में बात करते हैं, ये सेक्शन 25 से लेकर सेक्शन 27 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट में ये प्रोविजंस गिवन है। तो यहां पे समझने वाली बात क्या है कि लिमिटेशन एक ऐसा लॉ है जो ये बोलता है कि अगर आपने टाइम फ्रेम के अंदर सूट फाइल कर दिया तो ठीक है, सूट का रिजल्ट कितने साल में आएगा इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने विद इन ए टाइम फ्रेम, ये टाइम फ्रेम कहां गिवन है, लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल में गिवन है, जिसमें सारे सिविल केस फाइल करने के लिए कुछ क्रिमिनल अपील्स के बारे में भी लिखा हुआ है लिमिटेशन एक्ट में। जैसे कि अगर आप लिमिटेशन एक्ट का शेड्यूल देखोगे तो उसका एक आर्टिकल 131 है, वो उसके बारे में भी बात करता है क्रिमिनल साइड की अगर मैं बात करूं तो यहां पे 3 इयर्स के बाद में क्या होगा, 3 इयर्स के बाद जैसे लिमिटेशन पीरियड खत्म होगा उसके बाद जो मेरा डेट था वो अब बन जाएगा टाइम बार्ड। इट बिकम्स टाइम बार्ड। मतलब अब मैं सूट फाइल कर नहीं सकता। मैं कोर्ट में जाके बोलता हूं कि मेरे पास सारे ऑप्शंस हैं, मैं कोर्ट के पास जाकर सारे एविडेंस प्रेजेंट करता हूं कोर्ट के सामने, कोर्ट मेरी बात को एक्सेप्ट भी करता है कि मेरे पास सारे एविडेंसेस हैं, लेकिन क्योंकि मैं टाइम फ्रेम के बाद में सूट फाइल करने आया हूं इसलिए मुझे कोई रेमेडी नहीं मिलेगी। लेकिन मेरा राइट अभी एंड नहीं हुआ है। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब यह है कि अगर जो डेटर है वो अगर चाहे तो टाइम बार डेट का रीपेमेंट है वो कर सकता है। लिमिटेशन सिंपली कहता है कि लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होने के बाद में आपको कोई जुडिशियल रेमेडी नहीं मिलेगी। आपको क्या मिल सकती है, आपको एक्स्ट्रा जुडिशियल जो रेमेडी है वो आप क्लेम कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन जुडिशियल रेमेडी की जब हम बात करते हैं तो लिमिटेशन में इट कम्स टू एन एंड। यही बात हमें यहाँ पे मेनली समझनी होती है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल को देखते हैं और ये देखते हैं कि हम एक सिविल सूट कितने टाइम में फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जब कोई क्राइम होता है ना, उसके केस में लिमिटेशन पीरियड जैसी कोई चीज नहीं होती। किसी क्राइम का पता अगर सालों बाद भी चले तो वहां पे लिमिटेशन पीरियड एप्लीकेबल नहीं होगा। बट देयर आर सर्टेन अपील्स है, कुछ अपील्स है जिनके बारे में, कुछ ऐसे प्रोविजंस है क्रिमिनल लॉ के जिसके बारे में लिमिटेशन एक्ट में लिखा हुआ है, वहां पे लिमिटेशन का पीरियड जरूर एप्लीकेबल होता है। ऑलराइट, तो ये हमने बात करी। तो जैसे ही मैं गया कोर्ट के पास में लिमिटेशन पीरियड के बाद, तो कोर्ट बोलेगा कि क्योंकि आप अपने राइट के ऊपर आप अवेयर नहीं थे और अब आप कोर्ट में सूट फाइल करने आए हो 3 साल के बाद। ये 3 साल की ड्यूरेशन जो है ये मैंने कहां से देखी, ये मैंने शेड्यूल के अकॉर्डिंग देखी। तो लिमिटेशन एक्ट का जब हम शेड्यूल देखते हैं और उस शेड्यूल का जब हम पार्ट 1 देखते हैं जिसमें सूट्स के बारे में लिखा हुआ है, उसी में हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, अकाउंट्स के बारे में, और वहां 3 साल की टाइम लिमिट जो है वो गिवन है। इसके बाद में सूट फाइल करने पे मुझे कोर्ट की साइड से कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, ये मैंने आपको बता दिया। अब आप में से कुछ लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछ रहे होंगे कि सर अगर लिमिटेशन पीरियड के अंदर सूट फाइल कर दिया, लास्ट डे था, 3 साल खत्म होने में 1 दिन बचा था, सूट फाइल कर दिया और उसके बाद उस सूट का वर्डिक्ट जो था वो 10 साल बाद आया, 15 साल बाद आया, तो अब क्या होगा? द आंसर इज अब कुछ नहीं होगा। बस ये लॉ कहता है आप कोर्ट में सूट फाइल कर दो, चाहे सूट का जजमेंट जो है वो 10 साल बाद में आए, 15 साल बाद में आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही कहता है लिमिटेशन का पूरा लॉ, जो सूट फाइल करने पर एक लिमिट जो है वो क्रिएट कर देता है। लेकिन ये बात याद रहे कि लिमिटेशन पीरियड खत्म होने का मतलब आपको रेमेडी नहीं मिलेगी, लेकिन आपका राइट अभी भी है। तो अब मेरे फ्रेंड के ऊपर है, वो अगर मुझे चाहे तो इस लोन का रीपेमेंट जो है वो कर सकता है। यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 25 पढ़ा हो, तो सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टॉक्स अबाउट कौन कौन सी सिचुएशन में विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है जो पूरी तरीके से वैलिड होगा। वैसे तो लिखा होता है एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, और उसके एक्सेप्शन में एक एक्सेप्शन कौन सा है? टाइम बार डेट। तो यहां पे अगर मेरा फ्रेंड मुझे बोलता है कि ठीक है, मैंने तो इंटरेस्ट का रीपेमेंट करने में डिफॉल्ट किया था, आपने 3 साल में केस फाइल नहीं किया और अब 10 साल उस बात को हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको रीपेमेंट करना चाहता हूं, तो कोर्ट उस रीपेमेंट से मेरे फ्रेंड को नहीं रोकेगा। कोर्ट सिर्फ ये बोलता है कि आप टाइम लिमिट के अंदर सूट फाइल कर दो, बाकी हम संभाल लेंगे। राइट, सो लिमिटेशन का जो लॉ है इट इज फाउंड ऑन पब्लिक पॉलिसी एंड एक्सपीडियंसी के ऊपर बेस्ड है, और ये हमेशा स्टेल डिमांड्स को एक्सटिंग्विश करता है, एंड इट इज बेसिकली ए प्रिवेंटिव लॉ। कोर्ट ये कहता है कि अगर आप सूट 15 या 20 साल बाद में फाइल करोगे तो इससे लॉस किसका होगा? इससे डिफेंडेंट का भी तो लॉस है, क्योंकि डिफेंडेंट के पास इतने साल बाद कोई एविडेंस ही नहीं होगा अपने आप को डिफेंड करने के लिए। और अगर आपका कोई डिमांड है तो आप एक टाइम फ्रेम के अंदर सूट फाइल कीजिए, तब हम डिफेंडेंट को लायबल कर सकते हैं, तब हम डिफेंडेंट से रिकवरी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से कभी भी कोर्ट में केस फाइल करने के लिए आ जाओगे तो तब डिफेंडेंट के पास जरूरी है तब तक उसके पास प्रॉपर एविडेंस हो अपने आप को डिफेंड करने के लिए। तो ये बेसिकली पूरा एक मैक्सिम के ऊपर बेस्ड है, एंड दैट मैक्सिम सेज इंटरेस्ट रिपब्लिसे ut sit finis litium. That means the interest of the state requires that there should be an end to litigation. The interest of the state requires that there should be an end to litigation. ये इसके ऊपर पूरा इस मैक्सिम के ऊपर ये बेस्ड है। ऑलराइट, और लिमिटेशन पीरियड आप देखो कहां कहां अप्लाई होता है। ये अप्लाई होता है सूट्स के केस में, अपील के केस में और एप्लीकेशन के केस में। तो 3 बातें हमें याद रखनी है, सूट, अपील एंड एप्लीकेशंस। इनके बारे में कहां लिखा हुआ है? इनके बारे में लिखा हुआ है शेड्यूल 1 में। तो शेड्यूल 1 जो लिमिटेशन एक्ट का है उसमें 137 आर्टिकल्स हैं। उन 137 आर्टिकल्स को हम ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सूट, अपील एंड एप्लीकेशन। आर्टिकल नंबर 1 to 113 जो है वो बात करते हैं सूट्स के बारे में। तो अगर आपको कोई भी सिविल सूट फाइल करना है तो उसकी टाइम लिमिट क्या होगी, वो वहां पे उसके आर्टिकल्स में गिवन है। याद रहे लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल में हम आर्टिकल वर्ड यूज करते हैं, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में यूज करते हैं वैसे ही लिमिटेशन में भी यहाँ पे क्या करते हैं, ये वर्ड आर्टिकल वर्ड यूज करते हैं। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के जहां तक हम बात करते हैं तो जनरल रूल ये है कि लिमिटेशन एक्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता अनलेस एक्सप्रेस प्रोविजंस। तो इसके प्रोविजंस कहां है? तो आर्टिकल 114, आर्टिकल 115 एंड आर्टिकल 131 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट में क्रिमिनल के भी प्रोविजंस है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के भी प्रोविजन लिमिटेशन एक्ट में गिवन है। अगर हम बात करें रिट्स के बारे में हम आर्टिकल 32 से लेकर 32 एंड
आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बात करते हैं। लेकिन रिट्स के केस में याद रखना कभी भी लिमिटेशन पीरियड अप्लाई नहीं होता। यानी कि लिमिटेशन एक्ट का जो एक ही शेड्यूल है इस पूरे एक्ट का, जिसमें कि आर्टिकल्स आपको पता ही है कितने हैं, उसमें रिट्स के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। देयर इज नथिंग रिटर्न अबाउट लिमिटेशन पीरियड इन केस ऑफ रिट्स। लेकिन रिट्स के केस में ना डॉक्ट्राइन ऑफ लेचेस अप्लाई होता है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैचेस क्या होता है, तो अभी इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैचेस होता क्या है। लैचेस का मतलब होता है सिंपली अनरीजनेबल डिले, और ये अनरीजनेबल डिले किस सिचुएशन में एप्लीकेबल होता है? ये रिट्स के केस में एप्लीकेबल होता है। फॉर एन एग्जांपल कि हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि एक पर्टिकुलर रिट जो फाइल की गई है वो रिट पहले फाइल होनी चाहिए थी, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस रिट को सुनने से मना कर सकता है। लेकिन यहां पे याद रहे लिमिटेशन पीरियड गिवन नहीं है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? ये डिपेंड करता है केस के फैक्ट्स के ऊपर। सो लैचेस जो है वो डिपेंड करता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले। अब ये कोर्ट को डिसाइड करना है कि कोई पर्टिकुलर मैटर जो है वो विद इन लिमिटेशन पीरियड आया है या नहीं आया है, और इसको हम कहां अप्लाई करते हैं? इसको हम अप्लाई करते हैं रिट्स के केस में। तो ये पूरी तरीके से कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है, और इसे ही हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैचेस। लेकिन जब बात आती है लिमिटेशन की, तो वहां पे कोर्ट अपना डिस्क्रिशन अप्लाई नहीं कर सकता। ये बात हमें अच्छे से समझनी होती है। when it comes to other matters, अपील है, एप्लीकेशन है, सूट्स है, और वो अगर लिमिटेशन पीरियड वहां पे क्लियरली गिवन है, तो वहां पे कोर्ट अपना डिस्क्रिप्शन अप्लाई नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट के केसेस हैं, अकाउंट्स के केसेस हैं, तो वहां पे 3-3 साल का लिमिटेशन पीरियड है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं टॉर्ट के मैटर्स है, डेफामेशन के मैटर्स है, तो वहां पे 1-1 साल का लिमिटेशन पीरियड है। और अगर इस लिमिटेशन के पीरियड के बाद में सूट फाइल होता है, तो कोर्ट को यह देखना होगा कि अगर उस सूट को एक्सेप्ट कर लिया तो कहीं वो लिमिटेशन पीरियड के प्रोविजंस का वायलेशन ना करे। तो उसके अकॉर्डिंग कोर्ट फिर उस सूट को या तो एक्सेप्ट करता है या एक्सेप्ट नहीं करता। ये बात आपको समझ में आई? लिमिटेशन का ये जो एक्ट है, इसको अब हम पूछेंगे कि क्या ये लॉ प्रोसीजरल है या ये सब्सटेंटिव है। ये एक सब लोगों का कॉमन क्वेश्चन रहता है, प्रोसीजरल लॉ है या एक सब्सटेंटिव लॉ है। तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि हम सीपीसी के लिए बात कहते हैं कि सीपीसी क्या है, प्रोसीजरल भी है और सब्सटेंटिव भी है। सीपीसी की जो सेक्शन वाला प्रोविजन है वो सब्सटेंटिव है, और सीपीसी के जो ऑर्डर्स हैं और जो रूल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? वो सारे के सारे प्रोसीजरल हैं। उसी तरीके से लिमिटेशन में भी मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि लिमिटेशन इज ए प्रोसीजरल लॉ। बट अगर लिमिटेशन के प्रोसीजर लॉ की अगर हम बात करें, तो लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन नंबर 24, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन नंबर 24 जो है वो प्रोसीजरल पार्ट के बारे में बात करते हैं, और लिमिटेशन का जो सेक्शन नंबर 25 से लेकर 27 है वो सब्सटेंटिव राइट्स के बारे में बात करता है। इट टॉक्स अबाउट सब्सटेंटिव राइट्स। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि इसका क्या मतलब हुआ। दैट बेसिकली मीन्स, इसका मीनिंग मैं आपको यहां बता देता हूं कि प्रोसीजरल बात करता है कि आपके पास रेमेडी नहीं होगी, लेकिन 25-27 कहता है कि अब आपके पास में राइट भी नहीं होगा। लिमिटेशन एक्ट का जनरल रूल यह है कि अगर आप किसी टाइम बार डेट को कोर्ट में लेकर जाओगे तो कोर्ट बोलेगा कि अब हम इस सूट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये टाइम बार है, इसलिए आपको रेमेडी नहीं मिल सकती। हम मानते हैं हो सकता है कि आपका राइट हो, बट रेमेडी नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम लिमिटेशन के सेक्शन 25, 26 एंड 27 को देखते हैं, 25 एंड 26 दोनों एस्टोपल, 25 एंड 26 जो दो सेक्शंस हैं ये बात करते हैं किसके बारे में? ये ईजमेंट के बारे में बात करते हैं। और सेक्शन नंबर 27 जो है वो बात करता है एडवर्स पोजीशन के बारे में। तो उस सिचुएशन में क्या होता है? उस सिचुएशन में रेमेडी भी एंड हो जाती है और उस सिचुएशन में राइट भी एंड हो जाता है। ये कहता है सेक्शन 25 से सेक्शन 27 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। इसके साथ में हमने देखा कि लिमिटेशन और लैचेस में क्या डिफरेंस है, और उसी के साथ में आपको यहां पे बताना चाहूंगा लिमिटेशन और प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बात करना चाहूंगा। लिमिटेशन और प्रिस्क्रिप्शन के बारे में अभी मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। पता है कैसे डिस्कशन किया? जो मैं आपको सेक्शन 25 से लेकर 27 तक बार बार बता रहा हूं वो प्रिस्क्रिप्शन ही है। लिमिटेशन में जहां रेमेडी एंड होती है, राइट एंड नहीं होता, वहीं प्रिस्क्रिप्शन में क्या एंड होता है? प्रिस्क्रिप्शन में आपका जो मैंने आपको बता दिया ना कि राइट और रेमेडी दोनों एंड हो गया। ये पूरी तरीके से राइट को ही एंड कर देता है।
आपको जैसे कि मैंने इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में क्या बताया था, ये देखिए इस एग्जाम्पल को अगर आप देख रहे हो तो इस वाले केस में जिस फ्रेंड को मैंने लोन दिया था वो मुझे लोन की रीपेमेंट बाद में चाहे तो कर सकता है ना, और कोर्ट ये भी मानता है कि हाँ मैंने लोन दिया था, कोर्ट इस बात को भी रिकॉग्नाइज करता है कि मैंने लोन दिया था, लेकिन लिमिटेशन पीरियड के बाद में मैं उसके ऊपर सूट फाइल नहीं कर पा रहा था, कोर्ट ने मुझे कोर्ट से बाहर जाने के लिए कह दिया है, लेकिन उसके बाद भी जो मेरा राइट है वो हमेशा रहेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं किसके बारे में, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रिस्क्रिप्शन की जब बात करते हैं, तो प्रिस्क्रिप्शन का मतलब अब आपका राइट भी नहीं रहा और आपकी रेमेडी भी नहीं रही। सो ये बेसिकली डिफरेंस है। तो इसलिए यहाँ पे आपके सामने मैंने आपको बता दिया ना कि लिमिटेशन में बेसिकली जुडिशियल रेमेडी जो है वो बार हो जाती है, लेकिन कभी भी एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी जो है वो बार नहीं होती, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन के केस में ऐसा हो जाता है, राइट। और इसके साथ साथ में हमने देख लिया कि लिमिटेशन और एस्टोपल में क्या डिफरेंस है। तो एस्टोपल इज द रूल ऑफ एविडेंस और लिमिटेशन इज द रूल ऑफ लॉ। लिमिटेशन डज नॉट अप्लाई इन केस मैटर ऑफ डिफेंस, एस्टोपल में अप्लाई टू आइदर पार्टी। सो ये डिफरेंस देखा हमने लिमिटेशन का, और लिमिटेशन के कुछ हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यहां पे डिस्कस कर लिया है। लिमिटेशन को आगे बढ़ने से पहले, आगे पढ़ाने से पहले मैं ये चाहूंगा कि आप दो बातें जरूर पढ़ें। लिमिटेशन एक्ट की जो सेक्शन नंबर 2 है उसको देखें, और उस सेक्शन नंबर 2 में दो डेफिनेशंस बहुत काम की हैं। एक डेफिनेशन है जो सेक्शन 2F में गिवन है, जो बात करता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बारे में, और ये जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है ये कहां गिवन है, ये इसके शेड्यूल 1 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट में गिवन है। और साथ में मैं चाहूंगा कि आप एक सेक्शन 3 भी देखो जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बारे में बात करता है, और प्रिस्क्राइब्ड पीरियड को कैलकुलेट किया आता है सेक्शन 4 to 24 के अकॉर्डिंग। तो सेक्शन 2F एंड सेक्शन 3 मैं ये चाहूंगा कि इसके बारे में जरूर आपको देखना चाहिए, क्योंकि दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं लिमिटेशन एक्ट में। ऑलराइट, इसके आगे की प्रोविजंस को हम लोग डिस्कस करते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइए कि और किन किन टॉपिक्स के ऊपर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।